please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ओपेक देशों के संगठन में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बढ़ गई है। ओपेक देशों में हर दिन 10 लाख बैरल की सप्लाई बढ़ाने की बात बनी है। आज वियना में चल रही ओपेक देशों की बैठक में यह फैसला लिया गया। तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और ईरान के बीच काफी तनातनी चल रही थी, लेकिन आखिरकार उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बन गई है। जुलाई से उत्पादन बढ़ाना शुरू हो जाएगा। इधर जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल के उत्पादन में भले ही बढ़ोतरी पर सहमति बन गई है, लेकिन ईरान पर अमेरिका के जो पाबंदियां हैं वो और वेनेजुएला से कम उत्पादन के चलते कच्चा तेल $70 के नीचे नहीं जाएगा। मुझे लगता है ब्रेंट जो अभी 74, 50, 75 है वो $71, $72 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। $70 इसलिए नहीं तोड़ेगा बिकॉज स्टिल देयर इज़ अ इम्पेंडिंग वरी कि यूएस ईरान पे सैंक्शन कितने टफ लगाता है और उसके कारण ईरान का कितना प्रोडक्शन ऑफसेट होता है। सो दैट इज़ वन नंबर। एंड सेकेंड इज़ और वेनेजुएला का और 0.4 मिलियन बैरल से आउटपुट कम होने की एक्सपेक्टेशन है। सो अंडर दिस टू सर्कमस्टांसिस यस डेफिनेटली $70 सीम्स फॉर द टाइम बीइंग अ फ्लोर टू मी। और $71, $72 तक क्रूड डेफिनेटली लग रहा है मुझे ब्रेंट। इधर ओपेक से मिले संकेतों से बाजार में आज खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। आज सेंसेक्स 250 पॉइंट चढ़कर 35,689 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो 1159 चढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले 1401 शेयर गिरने वाले थे। बाजार की तेजी में आज सबसे ज्यादा योगदान दिया बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स ने। मिड कैप सेक्टर आज 0.5% चढ़कर बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट ही रहे, वहीं बैंक निफ्टी में पूरे हफ्ते के लिहाज से 1% की तेजी रही। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसका आपके साथ है सीधा सरोकार, क्योंकि मिलावट के कारण आपकी जान पड़ती है खतरे में। इसीलिए अब मिलावटखोरों को दी जा सकती है उम्र कैद। अब सरकार मिलावटखोरों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। खाने पीने के सामान में मिलावट करने वालों को उम्र कैद दी जा सकती है। फूड रेगुलेटर फसाई ने इसके लिए कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या प्रस्ताव है फसाई का और कैसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है मिलावट करने पर? जी, एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव कर मिलावटखोरी के कानून को और ज़्यादा कड़ा बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए एफएसएस एक्ट में बदलाव किया जाएगा और मिलावटखोरी करने पर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, भले ही मिलावट से किसी व्यक्ति की मौत या किसी को नुकसान हो या ना हो। अगर ये पता चलता है, अगर ये साबित हो सकता है कि उस मिलावट से किसी की जान जा सकती थी या फिर किसी को नुकसान पहुंच सकता था, तो उसे उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। अभी का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक उम्र कैद की सज़ा तभी दी जा सकती है जबकि इससे वाकई में किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। इसके अलावा अभी का जो वर्तमान प्रस्ताव है उसमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सज़ा है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान होना ज़रूरी है। लेकिन इस बदलाव के बाद भले ही नुकसान ना हो, भले ही किसी की मृत्यु ना हो, लेकिन अगर मिलावट की गई है तो उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। ये प्रस्ताव रखा है। एफएसएसएआई ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसके बारे में सुझाव मांगा है। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी किए हैं। मसलन एक्सपोर्टर्स अब तक फूड सेफ्टी एक्ट के दायरे में नहीं लाते थे, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद एक्सपोर्टर्स को भारत के जो नियम कायदे हैं उनका भी पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाहर से फूड इंपोर्ट करते हैं इंपोर्टर्स, उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। यानी कि अब तक मुश्किल ये होती थी कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो अगर वो किस तरह की गलती करती थी तो भारतीय कानून के शिकंजे में बहुत मुश्किल से आ पाती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इंपोर्टर्स की दी जाएगी कि जो फूड इंपोर्ट कर रहे हैं वो भारत के नियमों के अनुरूप हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंपोर्टर्स को इसके लिए जवाबदेह माना जाएगा। ये सारे बदलाव एफएसएसएआई बहुत जल्द करने जा रही है और इसके लिए तमाम राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। राइट रोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस कानून में प्रस्तावित बदलाव को लेकर रोहन ने ही फसाई के सीईओ पवन अग्रवाल से खास बातचीत की है।
एडल्ट्रेशन के लिए लाइफ टर्म, अगर भले ही वो एक्चुअल डेथ होती हो या ना होती हो, ये कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ओवरलैपिंग है, जैसे कि आईपीसी का अपना अलग है या पीएफए एक्ट का अलग है। देखिए, इसीलिए थोड़ा विचार करके इसको ठीक करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि एडल्ट्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कैसे उसको किया जाएगा, उसमें ओवरलैप कहाँ कहाँ पर हैं, और इससे जो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कैसे आसान किया जाए उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। पहली बार एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को आप कानून के दायरे में ला रहे हैं, तो जो एक्सपोर्टर्स है वो तो बाहर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाएगा, तो ये कितना सही है? और दूसरा कि जो इंपोर्ट करता है उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या हम बाहर की कंपनियों पे ज़्यादा मजबूती से लगाम लगा पाएंगे? देखिए, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, हमारी जो जनता यहाँ पर खाती है उसकी सेफ्टी इंश्योर करना तो हमारा दायित्व है ही। तो जो इंपोर्ट हो रहा है फूड, वो हमारे स्टैंडर्ड से होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंपोर्टिंग कंट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना सकता है, लेकिन जो हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस हैं उस फूड कैटेगरी की, उसमें भी उनको अपनानी है। इसलिए हम जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट के लिए जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनको अपने दायरे में ला रहे हैं। वो पहले भी ये था, एक्सप्लिसिटली नहीं था, लेकिन उनको एग्जेम्पशन कहीं भी नहीं थी। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी रविंद्र मराठे की गिरफ्तारी का विरोध किया है। आरबीआई के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी गलत है और आरबीआई के नियमों के मुताबिक 25 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड के मामलों में जांच सीबीआई के हाथ में होनी चाहिए, ना कि पुलिस के हाथों में। क्योंकि ये हुआ है तो आगे जाकर के गवर्नमेंट डीएफएस से बात करेंगे एंड विल गिव देम सम सजेशंस कि हाउ सच थिंग्स व्हिच कैन डिमोरलाइज द बैंकर्स न किया जाए, ताकि क्या है कि आगे बैंकिंग स्मूथली चले। बैंक्स हैव बीन इन द फोरफ्रंट एंड आई थिंक वी हैव डन ऑल दिस various Jan Dhan Yojanas, etc. But such incidents could actually become a damper. So I'm sure आगे जाकर के सब ठीक हो जाएगा और हम उम्मीद यही करते हैं। सर, आरबीआई के एक रूल की आप बात करें तो उस रूल के मुताबिक आप कह रहे थे कि उनको नहीं कर सकती है, मतलब सीबीआई ही उनसे बात कर सकती है। देखिए, ऐसा है कि आरबीआई का एक सर्कुलर के हिसाब से कोई भी जो फ्रॉड होता है बैंक में एंड यदि हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, तो कोई भी फ्रॉड हो तो 25 कोटी से ऊपर है तो सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करती है। जैसे आप जानते हैं इसमें तो बड़ा अमाउंट है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही 90 कोटी है। अब तो हमें ये लग रहा है शायद ये गलत इनकी जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है। ये हमें तो लग रहा है कि इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, क्योंकि 25 कोटी के ऊपर सिर्फ सीबीआई कर सकती है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन की। कल आधी रात से मुंबई में प्लास्टिक बैन लागू हो जाएगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी प्लास्टिक निर्माताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार बैन को सफल बनाने के लिए कमर कस चुकी है। प्लास्टिक बैन की पूरी जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं हमारी संवाददाता सिल्की सिंह और साथ में है निधि राय। सिल्की, ये बताइए पहले कि आज मामला कोर्ट पहुंचा था, वहां क्या हुआ? जी, आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी प्लास्टिक बैन के खिलाफ, उसके विरोध में, उसकी सुनवाई को 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। और जो सरकार की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया था, उस पर कोर्ट ने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से जवाब मांगा है और इस जवाब देने के लिए उन्हें 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब 13 अप्रैल को पहली बार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की इस बैन के विरोध में अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही उन्हें इंटरीम रिलीफ देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि बैन लागू ज़रूर होगा। तो अब लेकिन जो कंज्यूमर्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो रिटेलर्स थे, उन्हें जो प्लास्टिक है उसके डिस्पोजल के लिए 23 जून तक का वक्त दिया जाना था। वो अवधि 23 जून की जो है वो अब कल समाप्त हो जाएगी और उसके बाद यानी कि 24 जून से अगर आप प्लास्टिक की खरीद, बिक्री या उसके उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आप पे जुर्माना लगेगा। ये जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक होगी।
राइट, तो 5 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर आप थैली के साथ पकड़े गए कल आधी रात के बाद प्लास्टिक की थैली या पॉलीथीन, तो 5,000 रुपए मिनिमम जुर्माना होगा। निधि, क्या बैन है और क्या बैन नहीं, और बैन तोड़ने वालों को क्या, जैसे बताया इन्होंने, जुर्माना तो लगने ही वाला है, लेकिन कौन कौन सी चीजें किस कैटेगरी में आ रही, कौन सा प्लास्टिक फिर भी इस्तेमाल कर पाएंगे आप बैन के बाद भी? जब हम लोग इस बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें मोटा मोटी ये बात समझाई गई कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक जो झबले बैग हम लोग मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, दूध लाने के लिए या किसी भी छोटे सामान को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सख्त बैन है। उसके बाद आपको हम बता दें कि थर्मोकॉल के जो बने हुए कटोरी, चम्मच, जो आइटम हम इस्तेमाल करते हैं अगर घर पर कोई पार्टी रहती है उसमें, वो सब कुछ बैन हो चुका है। डेकोरेशन का जो सामान आता है, जैसे यहाँ पे जब गणपति होता है महाराष्ट्र में, तो बहुत ढेर सारा डेकोरेशन का सामान प्लास्टिक का होता है, उसके ऊपर कंप्लीट बैन है। और इसी के साथ साथ जो खाने पीने का सामान हम लोग खरीदते हैं, उसके अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जो सैशेज और जो पाउचेज इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर कंप्लीट तरीके से बैन लगा दिया गया है। इसके बाद अब आपको ये बताते हैं कि बैन किन चीज़ों पर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो आधे लीटर की जो पेट बॉटल, पानी की जो बॉटल आती है, उसके ऊपर बैन नहीं है। उसके बाद जो दवा है, जो कचरा फेंकने के लिए जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जो खेती बाड़ी के लिए जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर बैन नहीं है। उसके साथ अगर आपको प्लास्टिक खरीदनी है तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि 50 माइक्रोग्राम की जो प्लास्टिक होती है, जो थोड़ी सी मोटी होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस प्लास्टिक का जो बैन है उसका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं 23 तारीख के बाद से महाराष्ट्र के किसी भी कोने में, तो पहली बार पकड़ाने पे आपके ऊपर 5,000 का फाइन लगेगा, दूसरी बार पकड़ाने पे 10,000 का लगेगा, और तीसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 25,000 का फाइन लगेगा। मान लीजिए इसके बाद आप चौथी बार भी पकड़े जाते हैं तो उसके बाद आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। चलिए, तो यहाँ पर फाइन तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप ज्यादा बार, यानी 3 बार से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस बार दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ सकता है। नगर निगमों को पहले से कहीं ज़्यादा जगहों पर मच्छरों के लार्वा मिले हैं। यही नहीं, पार्टियों की आपसी लड़ाई के चलते भी दिल्ली वालों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। इस बार दिल्ली वालों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का भारी कहर झेलना पड़ सकता है। दिल्ली की 3 नगर निगमों के आंकड़े इसकी चेतावनी दे रहे हैं। बरसात से पहले सर्वे में पता चला है कि वायरस फैलाने वाले मच्छरों ने दिल्ली के कोने कोने पर कब्जा कर रखा है। इस साल अब तक 33,622 जगहों पर मच्छरों के लार्वा मिले हैं। ये पिछले सालों से काफी ज्यादा है। 2017 में सिर्फ 31,000, 2016 में 21,000 और 2015 में 29,800 जगहों पर मच्छरों के लार्वा मिले थे। मगर दिल्ली वालों के लिए खतरा सिर्फ मच्छरों के प्रकोप से नहीं, नगर निगमों और राज्य की सरकार में बैठी अलग अलग पार्टियों के झगड़े से भी है। 30 जून तक 100% नाला और डे टू डे मॉनिटरिंग है सभी नाले सफाई करने की, लेकिन दिल्ली सरकार जैसा कि आप जानते हैं वो संवेदनहीन है, हम उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। और मुझे लगता है कि मैंने उनसे बहुत बार प्रार्थना की है, मैं केजरीवाल साहब को भी पत्र भी लिखे हैं, तो उनको भी सजग होकर के इसमें काम करना चाहिए ताकि दिल्ली बीमार ना हो सके। एजेंसियों को 39,000 ऐसी जगहें भी मिली है जहां जमे हुए पानी की वजह से कभी भी जानलेवा मच्छरों का लार्वा पनप सकता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि इस बार लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें, खासकर टायर में, गमलों में, घर के आसपास मच्छरों को पनपने न दें, इससे कि एडिस मच्छर जमे हुए पानी में ही उत्पन्न होता है। अगर आपको किसी प्रकार के ऐसे लक्षण दिखते हैं कि हाँ मुझे डेंगू हो सकता है, तो नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें। अपने मन से कोई भी दवाई गोली न लें, खासकर बुखार में, सर्दी जुकाम में, सिर दर्द में, जोड़ों के दर्द में। दिल्ली में हर साल मच्छरों की फैलाई हुई बीमारियों से सैकड़ों मौतें होती हैं। पहले कदम न उठाने वाली सरकारी एजेंसियां बाद में मौत के आंकड़े छुपाने में लग जाती हैं। ऐसे में दिल्ली वालों की जागरूकता ही हथियार है, मच्छरों के लार्वा के खिलाफ भी और पार्टियों की गंदी राजनीति के खिलाफ भी। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। खरीदार खोजने में असफल रही एयर इंडिया अब नए पैसेंजर खोजना चाहती है। एयर इंडिया अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में नए तरह का अनुभव देगी। एयरलाइंस बिजनेस क्लास में नए तरह की महाराजा क्लास ला रही है, जिसमें यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। तो क्या नया होगा ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह।
अपनी इमेज सुधारने में लगा एयर इंडिया अपनी सुविधाओं में कई सारे बदलाव लेके आ रहा है और उसी में से एक बड़ा बदलाव है महाराजा डायरेक्ट प्लस, यानी कि जो बिजनेस क्लास है उसमें नए फीचर्स नई सुविधाओं के साथ आया है एयर इंडिया। और खासतौर पर अब तक जो एयर इंडिया का बिजनेस क्लास की जो ऑक्यूपेंसी है वो 60% है, जिसे ये एयरलाइंस बढ़ा के 80% करना चाहती है। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है जो क्रू है उसका जो यूनिफॉर्म है उसमें बदलाव किया गया है। काफ़ी अलग तरह के कलर्स, अलग तरह का डिज़ाइन दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है इस यूनिफॉर्म में और किस ऑडियंस को आप कैटर कर रही हैं? हमने ये डिज़ाइन इसलिए ऐसा किया है क्योंकि हम चाहते थे थोड़ा ब्राइटनेस आए। और देखते हैं क्या बदलाव किया गया है यहाँ पे जो इन फ्लाइट सेल के लिए काफ़ी सारे नई चीज़ें लाई गई हैं, नई ज्वेलरी है, नई गिफ्ट एक्सेसरीज हैं। और क्या है हम आगे चल के देखते हैं। नए फ्रेगनेंसेज हैं, परफ्यूम्स हैं जो कि आप फ्लाइट में खरीद सकते हैं जब आप एयर इंडिया डायरेक्ट प्लस जो है उसमें अगर जाते हैं तो। इसके अलावा कंफर्ट के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है। नए तरह के ब्लैंकेट्स हैं, कई सारी ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे। फिलहाल ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ही लागू होगी। स्टार्ट किया जाएगा जो यूएस की फ़्लाइट्स है वहाँ पे। यहाँ जो ब्लैंकेट्स हैं इसके कलर को चेंज किया गया है। इसके अलावा कई सारी जो नाइट वेयर्स हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप इसमें ट्रैवल करेंगे। आईपैड मिलेगा, हेडसेट मिलेगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यात्रा के दौरान। और एक और बड़ा बदलाव किया गया है खाने के मेनू में। तो खाने का मेनू क्या है वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल एक नया मेनू बनाया गया है एयर इंडिया महाराजा डायरेक्ट के लिए और हर तरह का यहाँ पे आपको खाना मिलेगा। कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा जो कि ख़ासतौर पे इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरा मेनू बदला गया है। तो उम्मीद कर रही है एयर इंडिया की इन सारे बदलाव से जो इसकी जो बिजनेस क्लास की ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग जो है एयर इंडिया में ट्रैवल करना चाहेंगे बिजनेस क्लास में। रोहन सिंह, दिल्ली। चाइनीज कंपनी Xiaomi ने आज एक नई इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च की। इस साइकिल की खासियत है इसका LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल जो कि साइकिल को ऑन ऑफ करने, डिस्टेंस और बैटरी लेवल जैसी चीज़ों को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह साइकिल एक आम आदमी के बजट में आराम से फिट हो सकती है। और बजट ही नहीं, आपके बैग में भी ये साइकिल आराम से फिट हो सकती है, यही इसकी खासियत है। फिलहाल ये चाइना में लॉन्च हुई है लेकिन भारत में आने में इसे थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए तो आवाज़ टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके लिए हैप्पी वीकेंड। नमस्कार।